ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम को मैंने बोला इसको फैगोसोम, इसको हेटेरोफैगोसोम बोलते हैं, हेटेरोफैगोसोम। और जो टर्सरी लाइसोसोम है इसका नाम है रेजिडुअल बॉडी। जो प्राइमरी लाइसोसोम है इट कंटेन ओनली व्हिच इज फैगोसोम, सॉरी इसको हटा, this is the primary lysosome. It contain inactive, सर वो फैगोसोम नहीं होगा? ना 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 उसको हटा दो। ओके। It contain, जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसके अंदर inactive hydrolytic enzymes present, hydrolytic enzymes। तो ध्यान में रखना कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है उसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स present। अब ये बात समझ में आ जाएगी, इसको आप कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पिक्चर बनाऊंगा उससे समझ में आएगा। इसको आप फटाफट कॉपी करो। हो गया? हाँ सर। ये आपका सपोज कर लो पूरा सेल, ये सेल, ठीक है। फिर आपको कम विजुलाइज हो रहा है। इस सेल में बाकी सारी चीजों पे मेरा फोकस नहीं है, मेरा फोकस कुछ कुछ चीजों पे है। लाइक ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आपका ये टीआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के पास में कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, इस तरह से आपको कंसेंट्रिकली अरेंज्ड गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी। तो ये जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज पैक होके निकलती है, वो यहाँ पे आके इसके साथ फ्यूज हो जाएगी, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, तो इसका कंटेंट सारा चला जाएगा गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी से फिर सिक्रीशन एंड पैकेजिंग होता है, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग होता है इस तरह से जैसे मैं यहाँ बना हूँ। इसमें वही सारे एंजाइम्स है, तो ये बात जो है इस तरह से वेसिकल के फॉर्म में वो सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो है जिसके अंदर ये वेरियस इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं, दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम। ये जो वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जिस चीज के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। जो प्राइमरी लाइसोसोम है इट कंटेन, अभी लिखा चुका हूं, कंटेन various inactive hydrolytic enzymes, various inactive hydrolytic enzymes, ठीक है। कहां से निकला? ये गोल्गी बॉडी से, दिस स्ट्रक्चर इज गोल्गी बॉडी, दिस इज गोल्गी बॉडी। मैं पहले भी सारी चीजें डिस्क्राइब कर चुका हूं। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है, ये जो है ये ट्रांजिएंट वेसिकल्स, ट्रांजिएंट वेसिकल,
यहाँ पे वो अपना न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ। तो यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिस्क निकलती है, कहाँ पे चली जाती है, गोल्गी बॉडी के साथ में, वहां पे उसका उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, और वो बाहर जब निकलती है, अगर वो पूरा का पूरा उसके अंदर वेरियस inactive hydrolytic enzymes present, then this structure will be known as प्राइमरी लाइसोसोम। इसको प्राइमरी लाइसोसोम। अभी अब जो प्राइमरी लाइसोसोम है, अगर यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ से एंडोसाइटोसिस, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, कोई फूड मटेरियल था, उसको एंडोसाइटोस किया गया, तो सेल क्या करेगी, ये अभी ये है तो ये अंदर की तरफ आ जाएगी, इस तरह से वेसिकल बना लेगी, अंदर की तरफ आ जाएगी इस तरह से वेसिकल। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाइब्रोसोम। तो फाइब्रोसोम कैसे क्रिएट हुआ, बाय एंडोसाइटोसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फाइब्रोसोम कैसे क्रिएट हुआ, बाय एंडोसाइटोसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फाइब्रोसोम, ये दोनों के दोनों फ्यूज कर जाए, ये दोनों के दोनों फ्यूज कर जाए इस तरह से, तो फ्यूज करने से क्या होगा, ये आपका फाइब्रोलाइसोसोम हो गया और ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। इनकी मिक्सिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और इधर फूड मटेरियल है, ये धीरे धीरे करके एक स्ट्रक्चर बना देंगे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एज वेल एज फूड प्रेजेंट है, जैसे अब फूड और एंजाइम्स मिलेंगे तो क्या होगा, अब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, बात समझ में आ रहा है। ये जो एंजाइम्स है, जैसे ही फूड मिलेगा वो एक्टिव हो जाएंगे, डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, डाइजेशन, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम और हाइड्रोफाइगोसोम। ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी लाइसोसोम वेयर डाइजेटिव एक्टिविटी इज परफॉर्म। तो सेकेंडरी जो लाइसोसोम है, इन सेकेंडरी लाइसोसोम देयर इज अ डाइजेटिव एक्टिविटी, वहां पे क्या है, डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब डाइजेशन स्टार्ट है, दैट मींस कि जो सिंपल वाले सब्सटेंस है जिनका डाइजेशन हो चुका है, वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो मतलब कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टार्ट, जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब एब्जॉर्प्शन बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक छोटा सा रेजिडुअल बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो इसको बोलते हैं हम क्या, टर्सरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी। तो टर्सरी लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट किसमें, टर्सरी लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी। और ये जो टर्सरी लाइसोसोम है, इसका फेट क्या होगा, देखो मेरे पास यहीं पे स्पेस नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा। इसका फेट क्या होगा, एक्सोसाइटोस करेगा। अब ये क्या करेगा, एक्सोसाइटोस करेगा। तो एक्सोसाइटोस में ये सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और अपना जो कंटेंट है वो सेल के बाहर रिलीज कर देगा, तो ये जो प्रोसेस हो रही है, द प्रोसेस इज एक्सोसाइटोसिस, द प्रोसेस इज एक्सोसाइटोसिस।
यहाँ पे जो प्रोसेस हुई थी, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंट जो पॉलीमॉर्फिज्म है लाइसोसोम के अंदर, वो क्या है। दिस इज द प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शियरी लाइसोसोम। दिस इज टर्शियरी लाइसोसोम। क्लियर? What is primary, what is secondary and what is tertiary lysosome? बात समझ में आ गई या नहीं आया अभी समझ में? हाँ सर ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन बच्चे, किसी का बैकग्राउंड आ रहा है, प्लीज बैकग्राउंड शांत करो आप, इट कॉजेस प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, अब कुछ टर्म और हैं लाइक ऑटोलाइसोसोम। ठीक है, तो ऑटोलाइसोसोम बेसिकली क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसको कॉपी कर चुके हो तो मैं इरेज कर दूं? नहीं सर प्लीज एक मिनट बढ़ा लीजिए। ओके, ओके। ऑटो का मतलब होता है कि सेल्फ अपनी ही बॉडी के ऑर्गेन्स को अगर जो है वो डाइजेस्ट करने लगे, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम। ऑटोलाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम which digest organelles of its own cell, such as माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल्स को अगर ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो उसको बोलते हैं ऑटोलाइसोसोम। मतलब कहने का, सपोज ये सेल है, ये सेल है, इस सेल के अंदर आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें एक नॉर्मलिटी आ गई। इस माइटोकॉन्ड्रिया या तो माइटोकॉन्ड्रिया का लाइफ पूरा हो गया, तो क्या होगा कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम इसके साथ आके फ्यूज कर जाएगा, या ये बोलो कि इसके साथ आके एंजाइम इसकी बॉडी में रिलीज कर देगा और इसको पूरा डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर देगा तो इससे जो है क्या कहते हैं, एब्जॉर्बल फॉर्म में जो चीजें हैं वो तो ये जो एब्जॉर्ब हो गई, बाकी इसको एक्सोसाइटोस कर दिया जाएगा, इसको एक्सोसाइटोस कर दिया जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड बेसिकली वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर निकल जाएगा सेल से, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा सेल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो सिंपली बोलोगे डाइजेशन। वो डाइजेशन चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर हो चाहे इंट्रा सेलुलर। ठीक है, कॉपी करो फटाफट तो मैं आगे बताता हूँ। हो गया? हाँ सर। तो
यहाँ पे आप देखो जो एक पॉइंट पहले लिखा देता हूँ, लाइसोसोम is also है सुसाइडल बैग। इसको सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, क्यों? बिकॉज इट डिस्ट्रक्ट कंप्लीट सेल या कंप्लीट एबनॉर्मल सेल। अगर सेल में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है जो ठीक नहीं किया जा सकता, कैन डिस्ट्रॉय द कंप्लीट सेल्स। ठीक है, कंप्लीट। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? सुसाइडल बैग। इसको आप सुसाइडल बैग बोलते हो। ओके, नेक्स्ट चीज ये है, फंक्शन के बारे में मैं बात करता हूँ। फंक्शन जब भी बात होगी, फंक्शन है लाइसोसोम का डाइजेशन। अब वो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है। बच्चे, जहां से भी ये बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है उसको जो है क्या कहते हैं, म्यूट कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी कर लिया इसको? हाँ सर। ठीक है, अब एक और चीज देखो आप, कि उसी के नीचे जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर लिख रखा है, तो जिधर की तरफ इंट्रा सेलुलर लिखा है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में आपको दो कैटेगरी दिखेगी। एक आपको दिखेगी ऑटोफेजी और दूसरी दिखेगी आपको हेट्रोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है कि सेल के अंदर ही कुछ डाइजेस्ट करना, और हेट्रोफेजी का मतलब है, या ये बोल सकते हो सेल के अपने किसी पार्ट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और हेट्रोफेजी का मतलब है कि बाहर से कुछ, मतलब ये सेल है, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हुई है, वो जब मटेरियल अंदर आ गया तो उसका बाहर से कोई चीज आया है, उसका डाइजेशन हुआ। और ऑटोफेजी का मतलब है कि सेल है जिसके अंदर ही कोई बेसिकली ऑर्गेनेल या कुछ जो है जिसको डाइजेस्ट करना है, तो उसको बोलेंगे ऑटो। ठीक है, इसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर तो एक्स्ट्रा सेलुलर के केस में क्या होगा, यहाँ पे भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेगी। एक तो देखने को मिलेगी डीकंपोजर वाला, डीकंपोजर। दूसरा कैटेगरी है ओस्टियोक्लास्ट, जो बेसिकली बोन्स को बेसिकली जो लाइसिस या बोन सेल की जो लाइसिस करवाती है। तो डिकम्पोजर क्या करता है, सपोज कर लो ये डिकम्पोजर यूनिसेलुलर सेल है डिकम्पोजर, ठीक है, तो ये अपना एंजाइम रिलीज करेगा बाहर। ठीक है, ये बाहर की तरफ एंजाइम आ जाएंगे जहां पे फूड मटेरियल प्रेजेंट होगा, वो बेसिकली बाहर फूड का डाइजेशन होगा, वो सिंपल एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में जो फूड है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। डिकम्पोजर यही करता है। डिकम्पोजर का जो डाइजेशन मोड है, ठीक है, मोड ऑफ डाइजेशन है, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर। और ओस्टियोक्लास्ट में भी यही होता है, सेल से बाहर लाइसोसोम एंजाइम निकलते हैं और वो बेसिकली बोन्स को, उनका जो कैल्शियम है उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं, कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द डाइजेटिव एक्टिविटी शोन बाय लाइसोसोम।
एक और चीज बता देता हूं, जैसे आपने देखा होगा टैडपोल। टैडपोल बेसिकली जुवेनाइल फेज है किसकी, फ्रॉग, ठीक है, और एडल्ट फेज फ्रॉग। टैडपोल में टेल पाई जाती है, फ्रॉग में नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। तो ये जो टेल का बेसिकली लॉस है, या टेल का जो डिस्ट्रक्शन, दिस डिस्ट्रक्शन इज परफॉर्म बाय द लाइसोसोम, ठीक है। ये जो टेल का डिस्ट्रक्शन है, दिस डिस्ट्रक्शन इज परफॉर्म बाय लाइसोसोम, ठीक है। ये कॉपी कर लो, चलते हैं। लाइसोसोम के बारे में हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया है, अब चलेंगे वैक्यूल पढ़ेंगे। हो गया? हाँ सर। आगे आते हैं वैक्यूल। तो जो वैक्यूल है बेसिकली, अगर देखा जाए तो ये आपको फाउंड इन जो है एनिमल्स, कहाँ पे पाई जाती है, एनिमल सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। बट may also be present in plants, चांसेस कम है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया बच्चे, कुछ एक मिनट इसको इरेज करो। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करो। ये जो वैक्यूल है, इसका इसका जो ये लैटिन वर्ड है बेसिकली वैक्यूस, ठीक है, जिसका मतलब होता है empty space, ठीक है, empty space। Actually this is the single membrane bound organelle, single membrane bound organelles, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। कहां पे पाया जाता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, single membrane bound organelles which is found in cytoplasm, and it occupy approximately 90% space of plant cell। प्लांट सेल का अप्रोक्सीमेटली कितना स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, 90%, ठीक है। एक्चुअली जो वैक्यूल है, इट इज मेनली फाउंड इन प्लांट सेल और फंगल, ठीक है। एनिमल्स में वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होता है, या तो कई सारी टेम्परेरी जो है वैक्यूल्स बनती है, ठीक है। आप लिख सकते हो फाउंड मेनली इन प्लांट्स, और प्लांट सेल में भी होगी तो सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल,
मतलब कहने का ये अगर आपकी प्लांट सेल है तो यहाँ पे इस तरह से वैक्यूल मिलेगा, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल बेसिकली दिस इज सिंगल है एंड लार्ज, सिंगल है और लार्ज। 90% का जो स्पेस है ऑलमोस्ट इसने प्लांट सेल का ऑक्यूपाई कर रहा मतलब कर रखा हुआ। ठीक है, ये कॉपी कर लो तो मैं जरा सा आगे बढ़ूं। हो गया? हाँ सर। अकरेंस पहले ही वैसे मैंने डिस्कस कर दिया, तो दोबारा फिर से कर देता हूँ इसको कि अगर प्लांट सेल में देखा जाए, प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल का नंबर सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट एंड कैसी है, लार्ज। एनिमल्स में मे बी absent या तो absent होगी, and if present अगर तो ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो मेनी एंड स्मॉल एंड टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होगी, मेनी स्मॉल एंड टेम्परेरी। वैक्यूल्स आपकी जाहिर सी बात है absent इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक प्लांट में अगर बात किया जाए, प्लांट में तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर absent, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर वैक्यूल्स आपको absent देखने को मिलेगी। बैक्टीरिया में भी जनरली absent है वैक्यूल। ठीक है, ये कॉपी कर लो। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाले पार्ट की बात करते हैं। हो गया? हाँ सर। हेलो सर। स्ट्रक्चर में पहले मैं बता चुका हूं कि जो वैक्यूल है दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनिज्म एंड द सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, ये जो मेम्ब्रेन है किसकी, वैक्यूल, दिस इज नोन एज टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसका जो ल्यूमेन है, दिस इज ल्यूमेन, ल्यूमेन, this lumen is filled with sap and known as vacuolar cell, vacuolar cell। कई बार इसी को सेल सैप भी बोलते हैं, कई बार इसको सेल सैप बोलते हैं। जैसे लाइसोसोम में मैंने बताया
लाइसोसोम में मैंने जैसे बताया था कि जो इसका मेम्ब्रेन है, इसका मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन्स में ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन चैनल प्रेजेंट, दीज आर द ट्रांसपोर्टर और मेम्ब्रेन चैनल। कौन से ट्रांसपोर्टर है, कौन से हैं? प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर चैनल, प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर चैनल। तो ये क्या काम करेंगे, ये भी बेसिकली प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर इसी वजह से लाइसोसोम जनरली एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम का फंक्शन कौन परफॉर्म कर देता है? ठीक है, वैक्यूल। जनरली vacuole perform the function of lysosome in plants, plants में लाइसोसोम का जो फंक्शन है यूजुअली परफॉर्म बाय वैक्यूल। ठीक है, थोड़ा सा ये जो ल्यूमेन है, जो वैक्यूलर सैक है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको वैक्यूलर सैक और सेल सैक दोनों ही यूज करते हैं, दोनों ही टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस पिक्चर को बना लिया है तो मैं थोड़ा इसको इरेज करना चाहूँ। इरेज कर दो उसको। हाँ सर। तो ये जो आपका वैक्यूलर सैक या सेल सैक है, वैक्यूलर सैक और सेल सैक, इट कंटेन, इसके अंदर आपको वाटर मिलेंगे, इसके अंदर आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स मिलेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एक्सक्रीटरी वेस्ट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, excretory waste, and also those are not useful for, okay, also the substances, some substances basically which is not useful for, which is not useful for cell। ऐसे भी मटेरियल्स आपको वहां पे मिलेंगे जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, और यू कैन से इट मे बी टॉक्सिक फॉर द सेल, इट मे बी टॉक्सिक फॉर द सेल।
इरेज कर दूं? थोड़ी वेस्ट के पास की कहाँ लिखा? क्या? एक्सेटोरी वेस्ट के पास। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज अजीब सी आ रही है। आप जहां सर पे मैं बोल बैठे रहा हो तो क्रिएट हो रहा है क्या वहां पे? मैं बोल रहा हूँ सर, एक्सेटोरी वेस्ट का पास आप क्या लिखा? आप सिर्फ उस लाइन को पढ़ो जो आपको जरूरत है, पढ़ो आप। ठीक है सर, ठीक है। कौन सी लाइन है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है? कौन सी लाइन है आपको जो प्रॉब्लम कर रही है? ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्यूल्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्यूल्स, तो वेक्यूल्स के जो टाइप हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में सारी की सारी वेक्यूल्स को कंसीडर कर रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में आप देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलता है, ये बता चुका हूं मैं पहले, गैस वेक्यूल्स। कहां पे बताया हुआ है? प्रोकैरियोट में। कौन कौन से प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं? लाइक सर पल्पर सल्फर बैक्टीरिया एंड नॉन पल्पर सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर एंड नॉन पर्पल, नॉन पर्पल सल्फर गैस। इसके अलावा कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल कहां पे मिलता है, कहां पे पढ़ा है आपने? इसमें मैं प्रोटिस्टा भी लिख सकता हूं, इसमें मैं प्रोटोजोन्स भी लिख सकता हूं। अगर मुझे बहुत स्पेसिफिक जानना है तो मैं प्रोटोजोन्स पे जाऊंगा। मतलब एग्जाम्पल इस लेवल पे देखे जाए बच्चे, अमीबा, कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल, इसके अलावा एक वैक्यूल और आपको देखेंगे, फूड वैक्यूल। ये भी आपको कहां पे देखने को मिलती है? प्रोटिस्टा। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है, इट हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करती है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। फटाफट कॉपी करो। इरेज कर दूं?
एंथोसायनिन एक पिगमेंट है, एंथोसायनिन पिगमेंट, इट इज फाउंड इन प्लांट्स, यह स्टोर इस तरह से stored in vacuole of plant. Anthocyanin. This anthocyanin pigment is water soluble. This is water soluble pigment. ये water soluble pigment है. इसका जो कलर है वो पर्पल कलर है, पर्पल कलर, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, वैक्यूल में पाया जाता है, ठीक है। स्टोरेज, इसका स्टोरेज वैक्यूल, वैक्यूलर सैप या वैक्यूल्स के अंदर, तो यहां से आपका मैंने वैक्यूल फिनिश कर। Now come at some other single membrane bound organelles which are very small, and that's why they are known as microbodies. Now we are going to discuss microbodies which are present in eukaryotic cells, not in prokaryotic. हम कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो कि बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एंड these structures, because of very small, are known as microbodies. ठीक है, these are the very microscopic, बहुत small structures, ठीक है। These are also single membrane bound organelles. यार थोड़ा टाइम दो, थोड़ा 2 मिनट में स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करो। माइक्रोबॉडीज, these bodies found in eukaryotic cells arise from smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। These are small spherical single membrane
found naturally occurring organelles. Naturally occurring organelles. स्मॉल है, स्फेरिकल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, नेचुरली पाई जाती है, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ध्यान रखना these are found in eukaryotic cells, arise from smooth endoplasmic reticulum. These are small spherical single membrane bound naturally occurring organelles. Found in both plant as well as animal cell. in दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। फटाफट कॉपी करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हो गया कॉपी? हाँ सर। these organelles में कुछ 3 organelles के बारे में हमको डिस्कस करना है माइक्रोबॉडीज में जो आते हैं। कौन कौन से माइक्रोबॉडीज के अंदर organelles आ रहे हैं जिनको हम स्फीयरोसोम, ग्लाइयोक्सिसोम, एंड जिनमें से स्टीरोसोम्स एंड ग्लाइयोक्सिसोम only found in plants, only found in plants. They are only found in plants. Spherosome and glioxysome only found in plants. And peroxisome found in both. Found in both plant as well as plant and animals. दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। पेरोक्सिसोम आपको प्लांट्स में भी मिलेंगे और एनिमल्स में भी मिलेंगे। These microbodies contain various enzymes which perform variety of functions। इनके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जिनकी वजह से बहुत ढेर सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं माइक्रोबॉडीज। कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं पे लिख दो आप, आपके पास तो स्पेस होगा नीचे की तरफ की जो स्पीरोसोम है, ये जो स्पीरोसोम इसमें क्या होता है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड।
जो ग्लाइऑक्सिसोम है this one found in those plants which have fatty seeds. Found in those plants which have fatty seeds. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इनका जो ग्लाइऑक्सिसोम है, these glycosome involved in beta oxidation of fatty acid, beta oxidation of fatty acid and glyoxylate cycle. Glyoxylate cycle. कॉपी हो गया? इसमें एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो इन वाले प्लांट में, जैसे कैस्टर, आपका पी, फटाफट करो। तीसरा मार्को बॉडीज है पेरोक्सिसोम। जो पेरोक्सिसोम है बेसिकली पहले मैंने बताया कि फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। Found more abundantly in, कहाँ पे more abundantly present है? Green cells of plant. ग्रीन सेल्स क्यों? जहां पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेटिक सेल्स। तो उन फोटोसिंथेटिक सेल में एक और प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन, और जो फोटो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तीन ऑर्गेनल्स है जिसको मेन पेरोक्सिसोम। फोटोसिंथेटिक सेल्स में फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इसमें तीन ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो पेरोक्सिसोम के अंदर ये जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन वो होती है। एंड इन लीवर एंड किडनी सेल्स, किडनी सेल्स ऑफ एनिमल्स की जो लीवर एंड किडनी सेल्स है वहां पे भी इनका नंबर ज्यादा होता है, वहां पे भी इनका नंबर ज्यादा होता है इन लीवर एंड किडनी ऑफ एनिमल्स।
हो गया? These organelles have enzyme like catalase, which have peroxidase activity. मतलब कहने का क्या है कि जो H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको तोड़ के ये बना देता है। ये वाला जो केमिकल है, दिस इज टॉक्सिक। ये तो टॉक्सिक नहीं है ना, मतलब टॉक्सिक केमिकल्स को तोड़ के नॉन टॉक्सिक में चेंज कर देता, नॉन टॉक्सिक केमिकल्स पे चेंज कर देता। फंक्शंस लिख लेते हैं कुछ पेरोक्सिसोम के। फंक्शन मतलब जैसे सिंथेसिस ऑफ एमाइनो एसिड। एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पे दो एंजाइम बनते हैं, एक बनता है ग्लाइसिन और दूसरा बनता है सेरीन। फोटो रेस्पिरेशन पहले ही बता चुका हूँ, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे। और तीसरा है बीटा ऑक्सीडेशन of fat in some organisms. या तो यहाँ पे स्पेशली लिखो इन प्लांट्स। तो ये आपके पेरोक्सिसोम के फंक्शन है। कॉपी करो पेरोक्सिसोम फिनिश है। मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मेरी तरफ से ओके हो चुके हैं। आगे बढ़े। अब आते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में हमको पढ़ना है सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम, अब इस राइबोसोम्स के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले these are the smallest organelles, ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल्स। Second, these are universal organelles. Universal organelles. ये यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, you will get them everywhere.
The ribosomes was discovered by George Faladay, and that's why ribosomes are also known as Faladay part. Faladay part, because of its discovery. Ribosomes की डिस्कवरी जो कि जॉर्ज फैलाडे ने की थी, and that's why these small granular structures found in cytoplasm is known as phenology. ठीक है, ये जो small granular structures थे, उनको फैलाडे ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, इस वजह से इसको बोलते हैं फैलाडे पार्टिकल्स. Electron microscope as granular structure in cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर आपको एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, किसको जॉर्ज फैलाडे, ठीक है, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है, and these structure were named as ribosomes. In cytoplasm of animal cells, animal cells. These are most abundant in number. Number सबसे ज्यादा है इनका, किसी भी ऑर्गेनेल से ज्यादा इनका नंबर. Most abundant in numbers in any cell. इनको ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं. ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स, क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, इस वजह से इनको ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं. They are also known as protein factory. Protein factory, because they are involved in protein synthesis. Protein factory of cells. ठीक है, यह प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द सेल्स. प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी भी को प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी भी को और प्रोटीन synthetic machinery of cell. अक्रेंस देखते हैं. अक्रेंस कहाँ पाया जाता है, ठीक है, फाउंड इन ऑल सेल्स. तभी मैंने यूनिवर्सल बोला था, बट स्टिल देयर आर एक्सेप्शन.
एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी के अंदर आपको राइबोसोम्स नहीं दिखेगा, आरबीसी के अंदर आपको राइबोसोम नहीं दिखेगा। अब ये राइबोसोम्स को मैं जरा सा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये राइबोसोम्स आपका लोकेशन की बात में कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये आपको सेल मेम्ब्रेन में दिख जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में मैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन लिख रहा हूँ, सीएम, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा मिलेगा साइटोप्लाज्म, मतलब कि बाउंड स्टेट में भी होंगे, फ्री स्टेट में भी। मतलब ये अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है, you will get some ribosomes in cell membrane and some ribosomes in cytoplasm, some ribosomes in cytoplasm। यूकैरियोट्स की अगर आप बात करोगे, यूकैरियोट्स में आपके ये ऑर्गेनेल्स में मिलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में मिलेंगे आपको, और साथ में साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनेल्स में भी मिलेंगे आपको और साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। ये जरा सा आप कॉपी कर लो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स में अगर मैं ईआर बस लिख रहा हूँ यहाँ पे, और भी पाया जा रहा है तो उसकी वजह है उन्हें लिखूं, या ईआर बाकी भी लिखो लोगे यहाँ पे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और जो मतलब अगर प्लांट सेल्स है तो वहां पे अगर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो you will get you will get ribosomes in mitochondria, chloroplast। साइटोप्लाज्म में जो साइटोसॉल है वहां पे मिलेंगे, साइटोसॉल मिलेंगे, पर साइटोसॉल में जो पाए जाएंगे वो फ्री स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में। ईआर में जो मिलेंगे वो बाउंड स्टेट में मिलेंगे। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, इनके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा, इनके मैट्रिक्स में, वो भी किसी स्टेट पे, फ्री स्टेट। एक और चीज कि जो यूकैरियोट्स हैं, यहाँ पे जो राइबोसोम्स हैं वो 70s एंड 80s दोनों टाइप के पाए जाते हैं। 70s कहाँ पे मिलेंगे? जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे आपको प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे, वहां पे आपको प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स मिलेंगे। कॉपी करो फटाफट।
जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जहाँ पे प्रोकैरियोट्स लिख रखा है, जहाँ पे आपने प्रोकैरियोट्स लिख रखा है, वहीं पे लिख दो कि यहाँ पे आपको सिर्फ 70 एस टाइप के। तो कभी क्वेश्चन आए कि यूकैरियोट्स में किस टाइप के मिलते हैं, तो ध्यान दे लेना। ऑप्शन में एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है वो देखना। कई बच्चों को लगता है कि 80s मिलता है, सर टिक कर देते हैं, भूल जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया भी वहां पे प्रेजेंट। कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कभी इस तरह से भी पूछा जाता है, इसके बने होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट है राइबोसोमल आरएनए और दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, तभी है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, जो राइबोसोम्स हैं these are made up of सब यूनिट्स। ठीक है, इनके अंदर 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। ये आप कॉपी करो तो मैं आगे बढ़ूं। हो गया सर। ठीक है, it contains 2 सब यूनिट्स। contain 2 सब यूनिट। कौन सी सब यूनिट है? एक स्मॉलर यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट, एंड दूसरी लार्ज सब यूनिट। जो स्मॉल सब यूनिट है दिस इज 70s, सॉरी गड़बड़ कर दिया, अभी इतना ही रहेगा, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स की बात करें। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रोकैरियोट्स में आपको मिलता है 70s टाइप का राइबोसोम, और 70s राइबोसोम्स की जो स्मॉलर यूनिट है, स्मॉलर यूनिट मैं ऐसे लिख देता हूँ, वो बनी है 50 and 30. 30s, और जो लार्जर सब यूनिट है, वो बनी है 50s। ठीक है, बच्चे इसको कॉपी कर लो, स्पेस क्रिएट करना है, कॉपी करो। हो गया? हाँ सर। ये सपोज कर लो ये राइबोसोम है, इसका प्रोकैरियोट है, और ये जो दिख रहा है आपको दिस इज mRNA। ये mRNA के साथ होता है तभी ये इस तरह से बाउंडेड दिखेंगे, नहीं तो दोनों के दोनों जो सब यूनिट है वो बिखरी हुई होती है, अलग अलग होती है, सेपरेट।
ये 30s और ये 50s। जो 30s है इसमें आपको मिलती है 16s राइबोसोमल प्लस प्रोटीन। इससे ज्यादा आपको जाना नहीं, आपको इस पे कंसंट्रेट। 16s राइबोसोमल जब प्रोटीन सिंथेसिस को होना होता है तो उस समय ये साइन डालगर्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। दिस राइबोसोमल आरएनए रिकॉग्नाइज साइन डालगर्नो सीक्वेंस, साइन डालगर्नो सीक्वेंस। बस अभी आप रट्टा मार लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जब ट्रांसलेशन बताऊंगा तो बता दूंगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से ये मान लो कि प्रोटीन की यूनिट है, उसमें ये आपका राइबोसोमल आरएनए, जबकि यहाँ पे दो पाए जाते हैं, यहाँ पे आपके दो पाए। 50s में क्या क्या पाया जाएगा? (23S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मतलब 50S किससे मिलके बना है? 23S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए एंड प्लस प्रोटीन। तो ये आप किसका देख रहे हो? ये प्रोकैरियोट्स में। मतलब कहने का कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वहां पे ये है राइबोसोमल आरएनए। अब इसको देखो, ये जो 23S राइबोसोमल आरएनए, दिस इज अ राइबोसोम। ये एक एंजाइम है, राइबोसोम, ये एक एंजाइम राइबोसोम। ऐसा आरएनए, ऐसा राइबोसोमल आरएनए जो एंजाइम की तरह एक्ट करे उसको बोलते हैं राइबोसोम, उसको बोलते हैं राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है बेसिकली ये है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की सिंथेसिस करता है कब? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के दौरान। ट्रांसलेशन के दौरान ये क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से इसको कॉपी कर लो फटाफट, तो मैं दूसरा वाला पार्ट पे चलूं। हो गया कॉपी? नहीं सर, एक मिनट रुकिए। सर वो क्या लिखा है आपने? रिकॉग्नाइज साइन साइन डालगर्नो सीक्वेंस, SINE DALGARNO डालगर्नो सीक्वेंस, SEQUENC। अभी नहीं हुआ? हो गया सर। जो छोटी वाली यूनिट है
वो बेसिकली आरएनए में साइंड ऑर्गेनल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है, और जो बड़ी वाली यूनिट है उसका जो 23 राइबोसोमल आरएनए है वो बेसिकली क्या करता है, वो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब 80S राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में पाया है, इसकी जो स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट which is made up of 40S, ठीक है, 40S, and the larger sub unit है, it is made up of 60S। जो 40S है, 40S बना हुआ है 18S राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन से, और जो ये है इसमें है आपके 5S, 5.8S एंड 28S राइबोसोमल प्लस प्रोटीन, इतनी चीजें आपको मिलेंगी। सेम 18S का काम है यहाँ पे जो 18S है उसका काम है क्या, जो 16S कर रहा था, रिकॉग्निशन ऑफ SD सीक्वेंस, साइंड ऑर्गेनो सीक्वेंस, और जो यहाँ पे 28S है, यहाँ पे जो 28S है, it form peptide bond in case of eukaryotes, मतलब कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, फटाफट कॉपी करो इसको। हो गया? हाँ सर, कॉपी क्या अभी नहीं? हो गया हो गया। मतलब कहने का, अगर इसको भी पिक्टोरियल आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ये दिस इज 40S, दिस इज 60S, इसके अंदर आपको 18S मिलेगा, इसके अंदर आपको 3 मिलेंगे। ये जो राइबोसोमल आरएनए है, दिस इज 18S राइबोसोमल आरएनए, हम सब बता चुका हूं। दिस इज 28S राइबोसोमल आरएनए, दिस इज 5.8, और दिस इज 5+. बाकी ये आपको पता ही है कि ये क्या है, दिस इज mRNA। टाइम बच्चे आज हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे आगे का डिस्कस करेंगे।